अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। गुज़िश्ता 16 महीनों से साइफर और उसकी कहानी ने पाकिस्तानी सियासत को अपने हिसार में लिया हुआ है। वैसे तो पहले भी साइफर का मवाद सामने आ चुका है, इमरान खान साहब बयान कर चुके हैं, उस पर तवील बहस व मुबाहिसा भी हो चुका है, लेकिन कल पहली मरतबा अमरीकी वेबसाइट द इंटरसेप्ट ने साइफर का मुबैना मतन शाया कर दिया है, मगर उसकी आज़ादाना तस्दीक से भी इनकार कर दिया है। लेकिन इंटरसेप्ट की स्टोरी के बाद पाकिस्तान में एक पुरानी बहस दोबारा जिंदा हो गई है कि साइफर साजिश था या मुदाखलत थी। 16 माह से इमरान खान कह रहे थे कि साइफर था इसलिए साजिश थी, और फिर उस पर यू टर्न भी ले चुके थे, मगर हुकूमत का इसरार था कि साइफर तो था मगर साजिश नहीं थी, इसलिए अमेरिका को उस साइफर और उसकी ज़बान पर डीमार्च किया गया था। मगर अब जब जहां साइफर का मुबैना मतन सामने आ गया है, तो साथ ही ये सवाल भी उठ गया है कि पाकिस्तान की एक इंतहाई खुफिया सिफारती दस्तावेज के मंदरजात कैसे लीक हुए, किसने लीक किए और कैसे एक अमरीकी वेबसाइट तक पहुंच गए। ताहम खुद इंटरसेप्ट का दावा है कि उसे ये दस्तावेजात और ये दस्तावेज पाक फौज के एक नामालूम ज़राए ने फराहम की है, मगर साथ ही ये दावा भी किया है कि उस फौजी ज़राए का इमरान खान या उनकी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये भी फौजी ज़राए ने कहा है। इंटरसेप्ट में अमेरिका में पाकिस्तान के उस वक्त के सफ़ीर असद मजीद की जानिब से 7 मार्च 2022 को पाकिस्तान को भेजे गए डिप्लोमेटिक केबल यानी साइफर का मवाद सहाफ़ी रायन ड्रिम और मुर्तज़ा हसन ने शाया किया है, और उसमें अमरीका और यूरोप की इमरान खान की रूस और यूक्रेन जंग पर खारजा पॉलिसी पर नाराज़ी वाज़ेह है। मगर वो बात नहीं लिखी गई है जो इमरान खान कहते रहे कि अमेरिका रूस के दौरे की वजह से उनसे नाराज़ था, इसलिए तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन को पैसे देकर मेरी हुकूमत गिराई, इसलिए ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। मगर बाद में खुद इमरान खान ने यह कह दिया कि साजिश अमेरिका ने पाकिस्तान में एक्सपोर्ट नहीं की थी, बल्कि जनरल बाजवा ने अमेरिका को एक्सपोर्ट की थी, और मैं तो अमेरिका से बेहतर ताल्लुकात चाहता हूँ। इंटरसेप्ट की स्टोरी और साइफर के मवाद पर खुद अमेरिका का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा है कि दस्तावेज़ असल है या नहीं मुझे इसका इल्म नहीं, लेकिन इस पर होने वाले तबसरे दुरुस्त भी हों तो इससे यह साबित नहीं होता कि अमेरिका ने यह मौक़िफ़ दिया हो कि पाकिस्तान की क़यादत कौन करेगा। हमने दौरा रूस से मुताल्लिक़ ख़दशात का वाज़ेह तौर पर इज़हार किया था। जैसा कि अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर खुद कह चुके हैं कि पाकिस्तान की क़यादत से मुताल्लिक़ अंदरूनी फैसलों में अमरीकी दखलंदाजी के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। जैसा कि हमने भी कहा, ये झूठ हैं, ये झूठ ही रहेंगे। अलबत्ता इत्तला है कि ये मुबैना पाकिस्तानी दस्तावेज है। मैं नहीं कहता कि असल पाकिस्तानी दस्तावेज है या नहीं, मुझे इल्म नहीं। जहाँ तक रिपोर्ट किए गए तबसरों की बात है, मैं सिफारतकारों की निजी गुफ्तगू पर बात नहीं करूँगा, सिवाय इस बात के कि अगर ये तबसरे दुरुस्त भी हों तो इनसे ये जाहिर नहीं होता कि अमेरिका ने मौक़िफ़ इख्तियार किया हो कि पाकिस्तान की क़यादत कौन करेगा। हम एन यूक्रेन पर रूसी हमले के रोज़ साबिक़ वज़ीर आज़म के दौरा मॉस्को से मुताल्लिक़ हुकूमत पाकिस्तान से निजी तौर पर अपने खदशात का इजहार करते हैं, जैसा कि अवामी सतह पर भी इजहार करते हैं। हमने इन खदशात का इजहार वाज़ेह तौर पर किया। मेरे ख्याल में जो कुछ मैं सुन रहा हूँ, उस रिपोर्ट का मवाद और मुबैना पाकिस्तानी केबल जो इस्लामाबाद भेजा गया वो दुरुस्त है, मगर आप कह रहे हैं ये बात अमेरिका ने नहीं कही कि साबिक वजीर आजम को ओहदा छोड़ देना चाहिए। क्या ये दुरुस्त है? करीब करीब यही है। मैं दस्तावेज की दुरुस्तगी के बारे में बात नहीं कर सकता। करीब करीब मैं बताता हूँ कि इससे मेरा क्या मतलब है, लेकिन मैं इस दस्तावेज के दुरुस्त होने के बारे में बात नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे वजाहत करने दीजिए। ये तबसरा जो रिपोर्ट किया गया है, अगर वो 100% दुरुस्त भी हो, जिसकी दुरुस्तगी के बारे में मुझे इल्म नहीं, तब भी ये अमेरिका की तरफ से पोजीशन लेने की नुमाइंदगी नहीं करता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस मामले को एक और रुख भी दे रहे हैं और इंटरसेप्ट की स्टोरी से चेयरमैन PTI का ताल्लुक जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर को बताया कि असद मजीद ने 2 दफ़ा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को ब्रीफिंग दी, मगर उन्होंने साजिश की कोई बात नहीं की। साइफर चेयरमैन PTI इमरान खान से गुम हो गया था तो छप कैसे गया? 2 मीटिंग्स हुई मेरी सदारत में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की 2, और उसमें जनरल बाजवा और सर्विस चीफ्स, चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ सब मौजूद थे, और उसमें जो आज हमारे सेक्रेटरी खारजा हैं, वो जो उस वक्त अमेरिका में सफीर थे, वो भी मौजूद थे, और उन्होंने पूरी कमेटी के सामने कहा कि जी मेरी जो डॉन लूज से जो मेरी मीटिंग हुई थी, वो मैंने साइफर में वो सारी गुफ्तगू रिपोर्ट कर दी, लेकिन इसका तो दूर दूर तक कोई वहाँ पर नहीं हुआ कि कोई साजिश की जा रही है अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान की उस वक्त की हुकूमत को हटाने के लिए और हमें लाने के लिए। अगर वो गुम हो गया हुआ है तो छपा किस तरह? क्योंकि इमरान नियाजी के पास था ना, वो ले गए थे, जो कि कॉपी ये
जुर्म है हम पाकिस्तान के कानून में कि कोई चाहे वो वज़ीर आज़म हो, वो साइफर की कॉपी पढ़ सकता है, वो उसके ऊपर बात कर सकता है अपनी क्लोज डोर मीटिंग में। वो कॉपी साथ लेके नहीं जा सकता। ना सिर्फ उन्होंने माना कि मैं कॉपी ले गया, मेरी कॉपी गुम हो गई। मुझे बताइए ये छप किस तरह गया? और ये बात अहम है कि जिस वक्त अमेरिका और के हवाले से जो पॉलिसी थी, जब रूस और यूक्रेन की जंग चल रही थी, उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान दौरा कर रहे थे, तो उस वक्त अमेरिका ने अवामी सतह पर भी मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ था, सख्त मौक़िफ़ था, खुलकर इसका इजहार भी हुआ था। यूरोपीय यूनियन के 22 ममालिक के नुमाइंदों ने तो बाकायदा ख़त लिखकर पाकिस्तान से मुतालबा किया था कि पाकिस्तान यूक्रेन के ख़िलाफ़ रूसी जारहियत की मजम्मत करे, मगर इसके जवाब में उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उल्टा यूरोपीय यूनियन पर जलसे में तनकीद की थी। साइफर के अलावा भी खुद डोनाल्ड डू का बयान रिकॉर्ड पर मौजूद है, जिसमें वो खुलकर कह रहे हैं कि इमरान खान के दौरा रूस के बाद अमेरिका ये सोच रहा है कि वज़ीर आज़म के साथ किस तरह से बात की जाए। चेयरमैन पीटीआई ने बतौर वज़ीर आज़म 27 मार्च 2022 को अपने जलसे में एक ख़त लहरा कर इस बयानी का आगाज़ किया और उनकी तकरीर से पहले वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने उसी जलसे में साजिशी कहानी का हवाला पेश किया। अल्लाह गवाह है, मैंने अपने कप्तान को बता दिया ये मंसूबा क्या है, इरादा क्या है, मंसूबा बंदी कहाँ हो रही है, कौन कर रहा है। मैं और वजाहत नहीं करना चाहूंगा। ये अमानत है, ये अमानत है इमरान, ये तुम्हारी अमानत थी, मैंने तुम्हें दे दी है। अब तुम जानो और कौन जाने कि तुम कौम को एतमाद में कितना लेना चाहते हो। ये फैसला आपका है। मगर फिर किसी भी सतह पर, किसी भी आला सतह पर उनके इस बयानी को सपोर्ट नहीं मिली। कोई भी साजिशी कहानी को दुरुस्त मानने को तैयार नहीं हुआ। इमरान खान ने खुद वज़ीर आज़म होते हुए कोई तहकीकात नहीं कराई, लेकिन ये ज़रूर कहा गया कि साइफर की ज़बान सख्त है और अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है, इसलिए अमेरिका को डिमाश करके एहतजाज किया जाए। इस दौरान कौमी सलामती कमेटी के इजलास भी होते रहे, जिसके बाद तहरीक इंसाफ बयानियाँ बनाती रही कि कौमी सलामती कमेटी ने भी कहा है कि साजिश हुई है, मगर बाद में खुद साबिक DG ISPR ने वाज़ेह किया कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में बताया गया था कि कोई साजिश नहीं हुई है। आर्मी चीफ समेत किसी भी सर्विसेज चीफ ने यह नहीं कहा कि साजिश हुई है। पाकिस्तान के मुतादिद सफ़ीर भी ये बात कहते रहे कि डिप्लोमेटिक चैनल्स में इस तरीके से बात होती है, डिमाशिस भी किए जाते हैं। फिर सिर्फ फौजी क़यादत नहीं, साबिक सफरा नहीं, बल्कि खुद तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी भी चेयरमैन PTI की साजिशी बयानी से मुतमईन नहीं थे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी बयान दे चुके हैं कि मैं साजिश के हक़ाइक़ से मुत्तफ़िक नहीं हूँ, इसलिए चीफ जस्टिस से तहकीकात के लिए कहा। सदर मुमलिकत और फौजी क़यादत के अलावा मुल्क की आला तरीन अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी चेयरमैन PTI के साजिशी बयानी पर राय दे चुकी है और इसे मुस्तरद कर चुकी है। गुज़िश्ता साल डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग और उसकी बुनियाद पर तहरीक अदम-ए-एतमाद को मुस्तरद करने के पूरे अमल को गैर आईनी करार दे दिया गया था, मगर तहरीक इंसाफ अब भी सुप्रीम कोर्ट से तहकीकात का मुतालबा कर रही है। लेकिन दूसरी जानिब FIA ज़रूर साइफर की तहकीकात कर रही है और उसमें खुद चेयरमैन PTI और उनके साथियों को मुश्किलात का सामना है, क्योंकि ये हक़ाइक़ रिकॉर्ड पर आ चुके हैं कि चेयरमैन PTI और उनके साथियों ने पाकिस्तान के एक सिफारती डॉक्यूमेंट को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया और मुजव्वज़ा क़वानीन की खिलाफ वर्जी की और साइफर को अपने सियासी खेल का हिस्सा बनाया। इस हवाले से चेयरमैन PTI इमरान खान की कुछ ऑडियो लीक्स मौजूद हैं जो उनकी हुकूमत जाने से पहले की हैं, जिनमें वो ये कह रहे हैं कि साइफर के मामले पर खेलना है क्योंकि लोगों के जहन जरखेज़ मैदान बने हुए हैं, हमें ये बयानियाँ लोगों को स्पून फीड करना है। इन ऑडियोज़ की इमरान खान ने कभी तरदीद नहीं की, बल्कि अब तो उनकी तस्दीक ही हो रही है। गुज़िश्ता साल सितंबर के आखिर और अक्टूबर के शुरू में इमरान खान की 3 ऑडियो लीक सामने आई थी। पहली ऑडियो में इमरान खान कह रहे थे कि हमें साइफर के मामले पर खेलना है और इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान कह रहे थे कि साइफर से मुतालिक मीटिंग कर लें, मैं उस मीटिंग के अपनी मर्जी के मिनट्स बना दूंगा। मैं सोच रहा था साइफर का एक मीटिंग मेरे ख्याल में कर लेते हैं। एक मीटिंग करते शाहमूद कुरैशी और फॉरेन सेक्रेटरी होगा। शाहमूद कुरैशी कहेंगे कि वो लेटर पढ़ कर सुनाए, तो जो भी सुनाएंगे ना मेरे पास कॉपी और वो नहीं बता दें, वो मैं मिनट्स में कर लूँगा कि फॉरेन मिनिस्टर यही चीज़ें सुना, फॉरेन सेक्रेटरी यही चीज़ सुना दी। फिर एनालिसिस अपनी मर्जी के मिनट्स में कर देंगे ताकि भी ऑफिस के रिकॉर्ड में मिनट करो। एनालिसिस ये होगा कि ये इनडायरेक्ट थ्रेट है अगेंस्ट डिप्लोमेटिक, वो है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसको थ्रेट कहते हैं। लेकिन मिनट्स तो फिर मेरे हाथ में है ना, वो तो जिस तरह वो करेंगे तो वी विल ड्राफ्ट द मिनट्स। जबकि दूसरी ऑडियो में इमरान खान हिदायत दे रहे थे कि अमेरिका का नाम किसी सूरत नहीं लेना है, मैं किसी के मुंह से अमेरिका का नाम नहीं सुनना चाहता। इस ऑडियो में असद उमर ने इमरान खान से पूछा कि आप जानकर लेटर कह रहे हैं, ये लेटर नहीं मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है, जिस पर इमरान खान ने जवाब दिया था कि लोगों को ट्रांसक्रिप्ट तो समझ नहीं आनी है, जल्द से मैं ऐसे ही कहते हैं। और जो तीसरी ऑडियो सामने आई थी उसमें असद उमर, डॉक्टर शीरी मज़ारी और इमरान खान साइफर से मुताल्लिक हिकमत अमली बना रहे थे और इमरान खान कह रहे थे कि अवाम को मीर जाफ़र और मीर सादिक का बयानिया स्पून फीड करना है, क्योंकि अवाम के दिमाग इस वक्त
जरखेज़ मैदान बने हुए हैं। और फिर जब ये ऑडियो लीक्स मंजरेआम पर आई तो तहरीक इंसाफ ने यह बयानिया बनाने की कोशिश की कि साबित हो गया है कि इमरान खान से साइफर को छुपाया गया था। मगर देखिए, खुद शाह महमूद कुरैशी कंफर्म कर चुके हैं कि उन्हें डोनाल्ड डू की तरफ से 7 मार्च 2022 की इस कम्युनिकेशन का 1 या 2 दिन पहले पता चल गया था और उन्होंने वज़ीर आज़म को भी बता दिया था। ये बात खुद शाह महमूद कुरैशी साहब कह चुके हैं। चेयरमैन पीटीआई का दावा रहा है कि उन्होंने रूस का जो दौरा किया, जिसके बाद 7 मार्च को अमेरिका से साइफर आया और फिर 8 मार्च को तहरीक अदम एतमाद पेश हुई, जिससे अमरीकी साजिश साबित होती है। मगर ये दावा हक़ाइक़ के बरखिलाफ़ है, क्योंकि ये मामला ना सिर्फ वज़ीर आज़म के रूस के दौरे से पहले का है, बल्कि अपोजिशन बाकायदा तहरीक अदम एतमाद का ऐलान कर चुकी थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 23 फरवरी 2022 को रूस का दौरा किया, एक ऐसे वक्त में किया जब रूस के साथ आलमी ताकतें नाराज़ थीं, जबकि दूसरी तरफ 2021 के आखिर में ही पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद के लिए मुतहर्रिक हो गई थी उनके रूस के दौरे से बहुत पहले, और हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने से पहले उसे घर भेजने का पीपल्स पार्टी दावा कर रही थी। साथ ही दिसंबर 2021 को यह खबर आना शुरू हो गई थी कि पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ को तहरीक अदम एतमाद पर कायल करने की कोशिश कर रही है। और फिर 28 नवंबर 2021 को पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने पार्लियामेंट में इन हाउस तब्दीली का इशारा दिया और कहा कि तादाद बराबर हो जाएगी। और फिर नून लीग के रहनुमा यार सादिक ने 24 दिसंबर 2021 को इन हाउस तब्दीली यानी अदम एतमाद का इशारा दिया था। आप क्या समझते हैं कि पार्लियामेंट में इन हाउस चेंज का कोई इम्कान है? बिल्कुल इम्कान है। जो नहीं समझता वो न समझे। तो कैसे बराबर होगी तादाद? तादाद बराबर हो जाएगी। इत्तेहादी ना भी आए, इनके अपने रैंक्स में इतने क्रैक्स हैं जितना कहा जाए कम है। हो सकता है कल हम इन हाउस के लिए तैयार हो जाएं। और 11 जनवरी 2022 को यानी रूस के दौरे से पहले ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि हुकूमत एतमाद खो चुकी है और पार्लियामेंट के अंदर तब्दीली लाई जाए, जल्द फैसला होगा। चेंज की बात होगी। कायदीन है हमारी मुख्तलिफ पार्टीज़ के, वो अपने तौर के ऊपर करेंगे। हुकूमत जो है वो इत्तेमाद जो है वो बैठी हुई है और अंदर ही पार्लियामेंट के जो है ना तब्दीली लाई जाए, ये आईनी तरीका मौजूद है। इस पर जो भी फैसला होगा मुतफ़िका फैसला होगा और कोई जल्द फैसला होगा इंशाअल्लाह। और जब ये सवाल हुआ कि अपोजिशन अक्सरियत के बावजूद चेयरमैन सेनेट को क्यों नहीं हटाती, तो बिलावल भुट्टो ने 18 जनवरी 2022 को कहा कि सेनेट में अदम एतमाद लाने से हुकूमत नहीं गिरेगी, हमें वज़ीर आज़म इमरान खान को भगाना है। अगर सेनेट में अदम एतमाद लाने से ये हुकूमत नहीं गिरता, अगर हमने अवाम को मसाइल से निकालना है तो इमरान को भगाना है। और फिर 21 जनवरी 2022 को नून लीग के रहनुमा या सादिक ने कहा था कि तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक तैयारी है, बस वक्त का फैसला होना है। अदम एतमाद के लिए कुछ तैयारी कर रहे हैं आप लोग? तैयारी तो तकरीबन है, फैसला होना है कि वक्त कौन सा सही है, मौजू वक्त कौन सा है। तैयारी तकरीबन है, तैयारी की हमें और ज़रूरत नहीं है। और फिर 7 फरवरी 2022 को बाकायदा पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान तहरीक अदम एतमाद के मामले पर बात हुई और शहबाज शरीफ ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद के मामले पर हमारी जमात में 2 राय थी, मगर नवाज शरीफ की क़यादत में अब इस मामले पर बहुत हद तक यकसुई है। हुकूमत को हटाने के लिए एहतजाज के साथ साथ वो अदम एतमाद का अमल है और हम पुरुमीद हैं जिस तरीके से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ साहब और बाकी नून लीग के क़यादत ने बात की है कि अपने जमात में भी इस पे कंसेंसस बन रहा है। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने हुकूमती इत्तेहादियों से रब्ता करना शुरू कर दिया और 8 फरवरी 2022 को शहबाज शरीफ ने हुकूमती इत्तेहादी एमक्यूएम के सामने तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन रखा और एमक्यूएम रहनुमा आमिर खान ने तहरीक अदम एतमाद का मामला रब्ता कमेटी के सामने रखने का ऐलान किया। मैंने आमिर खान साहब उनके मोहतरम साथी उनसे भी बात की कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक आईनी ऑप्शन है, उसमें कोई दो राय नहीं है बिल्कुल। उसके लिए सारी बात हमने इनसे की है, तो ये अपने कराची जाके अपनी कमेटी में बात करेंगे और ये फैसला करेंगे। दिल से तो मैंने कान लगा के सुना है, जुबान से ये कराची जाके बताएंगे। जो हमारी गुफ्तगू हुई है वो हम जाकर अपनी हाईकमान को अपने राब्ता कमेटी में सारी चीज़ें उनके इल्म में ले आएंगे, फिर जो भी फैसला होगा मुल्क की बेहतरी के लिए उसके ऊपर अमल करेंगे। उस वक्त तक भी वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी हुकूमत इस मामले को गैर संजीदगी से लेते रहे, अपोजिशन को चैलेंज देते रहे और फिर 8 फरवरी 2022 को ही हुकूमती इत्तेहादी एमक्यूएम की एक और हुकूमती इत्तेहादी काफ लीग से मुलाकात हुई और काफ लीग के सरबराह परवेज़ इलाही जो अब सदर हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा कि अभी तो सामान इकट्ठा हो रहा है और आमिर खान ने कहा है कि कुछ पकेगा तो फैसला करेंगे।
आप समझते हैं कि मुल्की हालात इस वक्त इस तरह की सूरत हाल है कि कोई अदम एतमाद की तहरीक के लिए साजगार माहौल है? अभी तो बर्ची खाने में सामान इकट्ठा हो रहा है, जब तक कोई अमली शक्ल सामने नहीं आती अभी तो सारी बातें, अभी पकना शुरू नहीं हुआ सामान, बड़ा जेल कच्चा ही खा लो। हुकूमती कारकर्दगी से मुतमिन है इस वक्त, ये बता दें। वो आप हमारे बयान से अंदाजा कर, जैसा चौधरी साहब ने फरमाया कि अभी तो पकना शुरू हुआ है, कुछ पकेगा उसके बाद फैसला करेंगे। इत्तेहादियों ने भी इशारे दिए, मगर इसके बावजूद हुकूमत ने संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया और फिर 11 फरवरी 2022 को PDM के सरबराह ने अपोजिशन की तमाम जमातों की तरफ से ऐलान किया कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। PDM की तमाम जमातों ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि हम इस नाजायज़ हुक्मरान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाएंगे और इस सिलसिले में जो हुकूमत की हलीफ जमातें हैं उनसे भी राब्ते करेंगे कि वो अपना इत्तेहाद ख़त्म करके मुल्क और कौम पर रहम करें और ऐसी हुकूमत के इत्तेहादी बनना जो है वो शायद अब मज़ीद सियासी तौर पर इक़्तिसादी तौर पर मुल्क के लिए मुफीद नहीं। मगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और तहरीक इंसाफ की हुकूमत पुरएतमाद रही और अदम एतमाद लाने का चैलेंज देती रही और दावा करती रही कि अपोजिशन को शिकस्त हो जाएगी। 14 फरवरी 2022 को शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम तहरीक अदम एतमाद का सियासी अंदाज में मुकाबला करेंगे और शिकस्त देंगे। अंपायर भी न्यूट्रल है। तहरीक अदम एतमाद ज़रूर पेश करें, हम उसका सियासी अंदाज में मुकाबला करेंगे, उन्हें शिकस्त देंगे। अंपायर बिल्कुल न्यूट्रल है, हमेशा अंपायर न्यूट्रल होता है। और फिर 22 फरवरी 2022 को वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि अपोजिशन 172 लोग लेकर आए, ये लोग हर सूरत फंसेंगे और इमरान खान सुरखरू होंगे। 172 मेंबर लाना आपका काम है, बाद में ये कहेंगे नहीं जनाब अली फ़ोन आ गया था, कोरोना हो गया था। और ये अपोजिशन अदम एतमाद का वोट लाएगी तब भी फंसेगी और उसके नतीजे पे भी फंसेगी। किसी फ़ोन कॉल की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान जो है इस सियासी लड़ाई से सुरखरू होगा। और फिर 23 फरवरी 2022 यानी वो दिन जब वज़ीर आज़म इमरान खान रूस के दौरे पर गए थे, उसी दिन वज़ीर दिफा परवेज़ खटक पुरएतमाद नजर आए और कहा कि हम मुकाबले के लिए तैयार हैं, कोई अदम एतमाद नहीं ला सकता। PTI के अराकीन कौमी असम्बली को तोड़ना आसान काम नहीं है। हम कोई सोए हुए नहीं है, इतना आसान काम नहीं है कि हमारे खिलाफ आप एतमाद ले। तो ये एक ड्रामा बना हुआ है, एक हाइप क्रिएट किया हुआ है और मुझे यकीन है कि जिस तरह ये तैयारी करें उससे डबल हम भी तैयार है। तो हम तो हर वक्त मुकाबले के लिए तैयार है, सिर्फ ये लोगों को धोखा देने के लिए इंशाल्लाह कोई अदम एतमाद नहीं ला सकता। हमने अपनी तैयारी की हुई है, हम रेडी है हर चीज़ के लिए। PTI के MNA तोड़ना कोई आसान काम नहीं है। यानी जिस दिन वज़ीर आज़म इमरान खान का रूस का दौरा था, उस दिन भी हुकूमत पुरएतमाद थी, इत्तेहादी और अपने अराकीन पर तवज्जो नहीं दे रही थी। और फिर जब 8 मार्च 2022 को अदम एतमाद आ गई तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मैं तो दुआ कर रहा था कि अदम एतमाद आए। उसके बाद वो धमकियाँ देते रहे, ये कहते रहे कि आसिफ जरदारी मेरी बंदूक की नशिस्त पर आ गए हैं। यानी वाज़ेह है कि तहरीक अदम एतमाद का मामला रूसी दौरे से काफ़ी पहले का है और हुकूमत खुद अपोजिशन को अदम एतमाद लाने के लिए चैलेंज कर रही थी। और फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ये तक कह रहे थे कि मेरी तो दुआ कबूल हो गई है, मेरी बंदूक की नशिस्त पर ये लोग आ गए हैं। मगर फिर वज़ीर आज़म के हाथ साइफर लगा और उन्हें यह भी यकीन हो गया कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने जा रही है, तो उन्होंने इसे साजिश का रंग दे दिया और अपनी हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम अमरीका पर लगा दिया। और फिर यह कह दिया कि अमरीका नाराज़ था क्योंकि मैंने रूस से सस्ता तेल खरीदने का मुआहिदा कर लिया था। मगर फिर पाकिस्तान में खुद रूसी सफ़ीर ने कह दिया कि ऐसा कोई मुआहिदा तो हुआ ही नहीं था। 1 साल बाद इमरान खान ने खुद ही अपना ये खेल ख़त्म कर दिया और अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाने से पीछे हट गए। वहाँ पर लॉबिंग फर्म्स हायर की, राब्ते करना शुरू किए, अमेरिका से अपने हक़ में आवाज़ उठाने की बात की। नवंबर 2022 में तो चेयरमैन PTI का बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स में इंटरव्यू शाया हुआ जिसमें उन्होंने साइफर और बैरूनी साजिश के बारे में कहा कि मेरे ख्याल में अब वो सब ख़त्म हो गया है, वो सब मैं अब पीछे छोड़ चुका हूँ। चेयरमैन PTI ने यह भी तस्लीम किया कि यूक्रेन पर हमले से एक दिन पहले रूस का दौरा करना एम्बैरेसिंग यानी शर्मिंदगी का बाइस था, मगर वो दौरा कई माह पहले तय हो चुका था। ये सारे के सारे मामलात होते रहे। फिर उन्होंने जनरल बाजवा पर जिम्मेदारी डाल दी और नए नए कैरेक्टर सामने आते रहे, कभी मोहसिन नकवी, कभी हुसैन हक्कानी, कभी जनरल बाजवा, और इस तरीके से सिलसिला आगे बढ़ता रहा। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर साहिबा। खर साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। कल तक जाहिर है आप वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा थी, इस इशू पर हमने पहले भी आपसे बात की थी। अब तहरीक इंसाफ का इसरार था कि साइफर है और साजिश भी है, हुकूमत का इसरार था कि साइफर ज़रूर है मगर साजिश कोई नहीं हुई है और इस पर डिमार्च भी कर दिया गया है। अब जो मंदरजात आए हैं, क्या आप इसे कंफर्म कर रही हैं कि मंदरजात दुरुस्त हैं और तहरीक इंसाफ कह रही है कि जी देखिए हमारा इल्ज़ाम भी दुरुस्त साबित हो गया?
लेकिन पहले तो शाहजेब आपको ये बहुत अच्छी तरह पता है कि कोई भी चीज़, कभी भी कोई लीक डॉक्यूमेंट को किसी किस्म का हुकूमत पाकिस्तान की, जबकि हम हुकूमत में नहीं है, पर किसी चीज़ का जो आपको एज एन ऑफिशियल पता चले उसको आप ना कंफर्म कभी भी नहीं कर सकते। और किसी लीक डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी देखने के लिए आपने देखना होता है किसने लीक किया है, क्या वो कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है कि नहीं है। मैंने वो टेक्स्ट बड़ी क्लियरली पढ़ा है और उसमें कैटेगोरिकली लिखा हुआ है दैट वी कुड नॉट एसरटेन द ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट बाय पाकिस्तानी सोर्सेस। तो जो स्टोरी लिखने वाला है वो ही पहले ये कह रहा है कि मैं इस डॉक्यूमेंट का ये नहीं बता सकता कि ये सही डॉक्यूमेंट है कि गलत है, लेकिन ये मेरे पास टेक्स्ट है, इसके ऊपर मैंने एक पूरी स्टोरी बना दी। तो एज फार एज ये आपका क्वेश्चन है, इसका जवाब तो ये है कि जो स्टोरी लिखने वाला है वो ही ये कह रहा है कि जी मुझे नहीं पता ये स्टोरी सही है कि गलत है। मगर इसके जो कंटेंट्स है जाहिर है वो वही है तकरीबन जो कि इमरान खान साहब कहा करते थे या सहाफ़ियों से मुलाकात में भी उन्होंने बताए थे। मुतादिद सहाफ़ी इस बात को कंफर्म कर रहे हैं। अब तहरीक इंसाफ इसको बुनियाद बनाकर कह रही है कि साजिश कंफर्म हो गई है कि इमरान खान साहब बात दुरुस्त करते थे। देखिए, इसमें 2-3 पॉइंट्स, अगर आप मुझे इजाजत देना मैं 2-3 पॉइंट। एक तो पहले मैंने बता दिया सोर्स की ऑथेंटिसिटी, जो सोर्स है नहीं ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट। दूसरी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात इसमें मुझे ये नजर आती है कि नॉर्मली ये होता है कि अगर कोई सोर्स देती है कोई डॉक्यूमेंट जो कि लीक डॉक्यूमेंट हो, जो सेंसिटिव डॉक्यूमेंट हो, वो किसी को देती है तो वो हमेशा एक उनकी प्रीरेक्विजिट होती है कि जी मेरे आपने सोर्स को रिवील नहीं करना। यहाँ पे बार बार कहा जा रहा है सोर्स को कहा जा रहा है कि जी सोर्स मिलिट्री है, ऑलमोस्ट लाइक जिसने रिवील किया उसने कहा है कि जी आप ये कह दें कि सोर्स मिलिट्री है। यू नो, आई एम जस्ट गिविंग यू माय असेसमेंट। दूसरी बात ये आपने जो सवाल किया कि जी क्या वो मगर दूसरी बात पर आने से पहले वो ये भी कह रहे हैं कि वो सोर्स ये भी कह रही है कि उसका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, एब्सोल्युटली वो ये भी कह रही है और वो ये भी, तो ये क्या लग रहा है कि सोर्स खुद के, मतलब मुझे लग रहा है कि ये जो सोर्स के बारे में उल्टा कहा जा रहा है, ठीक है, ये इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और दूसरा ये जो कहा जा रहा है कि जी सोर्स कोई मिलिट्री में बहुत लोअर मिलिट्री के लोग हैं एक्सेट्रा। मैं आपको और किसी चीज़ की अगर एश्योरेंस दे सकूं या ना दे सकूं, मैं आपको इस चीज़ की एश्योरेंस जरूर दे सकती हूँ कि ये लोअर किसी भी हमारे ऑफिस में भी मेरा नहीं रहा, लेकिन किसी भी ऑफिशियल चैनल में, इंस्टीट्यूशन में ये किसी लोअर सोर्स को इसका एक्सेस नहीं है। आई कैन अश्योर यू ऑफ दैट। तो मुझे इस पे बहुत ताज्जुब हो रहा है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक ए मन घड़त टाइप ऑफ स्टोरी। दूसरा आपने कहा उनकी साजिश खत्म हो गई। अब साजिश के जो तो मैं माजरत के साथ फिर इस वाले पॉइंट पर आने से पहले एक साइफर था जो गुम हुआ है, जिसके हवाले से तहकीकात भी हो रही हैं। वज़ीर आज़म ने आज हामिद मीर साहब को इंटरव्यू दिया, उन्होंने भी ऑलमोस्ट इम्प्लाई किया कि एक ही साइफर गुम हुआ है, इमरान खान साहब ने कबूल किया है। आप भी ये कह रही हैं कि सोर्स वो है? फिर जी मैं कुछ नहीं कह रही। मैं आई वुड लाइक टू स्टिक माई सेल्फ टू फैक्ट्स। फैक्ट्स इज देयर इज ओनली वन साइफर मिसिंग। देयर वाज ओनली वन साइफर मिसिंग। और वो साइफर इमरान खान साहब से मिस हुआ था। उनसे उन्होंने खुद कहा है कि मुझसे मिसिंग हुआ है, ठीक है। तो आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, दिस इज आई एम जस्ट स्टेटिंग फैक्चुअल पोजीशंस। बट बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप आते हैं साजिश के क्वेश्चन पे। साजिश की असम्पशन क्या है? असम्पशन साजिश ये है जी ये रशिया के साथ ताल्लुकात बहुत कर रहे थे, इसलिए इनको रिमूव करना पड़ा। पहले तो द होल क्वेश्चन ऑफ कि जी उनको रिमूव करना, एक पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने जो 170 लोगों का प्लस का काम था वो एक यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट के बंदे ने कराया। मतलब दिस इज इनक्रेडुलस एंड रिडिकुलस टू अ पॉइंट व्हिच इज बियॉन्ड लॉजिक। दूसरा ये कहना कि जी वो रशिया के साथ ताल्लुकात बहुत ज्यादा कराए थे, तो क्या जो हुकूमत उनके बाद आई उसने रशिया के साथ ताल्लुकात खत्म कर दिए? आप पिछले 15 महीने में देख लें, रशिया के में फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी का विजिट हुआ, बायलैटरल विजिट हुआ। बहुत उस विजिट में जो चीजें सामने आई उससे वो हम सारे जानते हैं। उनके साथ हमने जो बात पहले नहीं हो रही थी, कॉन्ट्रैक्ट, हमने वो किया। उनके साथ बाकी कई चीजों पे रिलेटेड टू अफगानिस्तान कई मीटिंग हुई, बाकी चीजों पे बेशुमार मीटिंग हुई, प्राइम मिनिस्टर लेवल पे भी हुई। हर मीटिंग में मतलब कि जो आपकी कॉन्फ्रेंसेस भी होती थी उनमें भी पहली साइड मीटिंग हम उनके साथ करते थे। तो क्या, लेकिन झुकाव ना इस तरफ था ना उस तरफ था। इसी को बैलेंस फॉरेन पॉलिसी कहते हैं फॉर द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। तो ये असम्पशन के हटाया गया क्योंकि हम रशिया के साथ थे। तो जो जिनको लगाया गया सो टू स्पीक, क्या उन्होंने रशिया के साथ ताल्लुकात खत्म कर दिए? फिर ये असम्पशन की जी यूक्रेन पे क्योंकि बैलेंस पोजीशन भी हुई थी, नॉन न्यूट्रल स्टैंड किया था, क्या हमने आके यूक्रेन पे न्यूट्रल स्टैंड खत्म कर दिया? हमारे होते हुए कोई 3 UN जनरल असेंबली की रेजोल्यूशंस आई हैं। पाकिस्तान का स्टैंड रिमेन व्हाट इट वाज।
इट वाज अ न्यूट्रल स्टैंड, क्योंकि हमने अपनी कॉन्फ्लिक्ट से सीख के जो हमारे बैकडोर में हुई पाकिस्तान की स्टेट ने, and when I say state, I do not mean the institution, I mean the state of Pakistan represented by the Foreign Office, by the Parliament, by the institutions, by everyone, all of Pakistan, all of the government, all of the state of Pakistan ने एक पोजीशन ली थी, वो पोजीशन कंसिस्टेंट रही। फिर अगर आप इसको और पूछ लें तो देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग, जो साजिश के जो कदो खास बताए गए हैं, जिन पिलर्स पे उस साजिश को रेस्ट कराने की कोशिश कराई गई है, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। बट व्हाट इज एक्चुअली यूनिक अबाउट दिस केस, मैं आपको बता देती हूँ। हम सारों को वी हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड कॉन्वर्सेशन, मतलब हमें एक्सेस ऐसे मीटिंग्स में होती हैं या ऐसे हमें बताई जाती हैं चीज़ें ऑफिशियल चैनल से, जो कि काफ़ी कभी कभी तल्ख भी होती हैं, थ्रेटनिंग भी होती हैं, वार्निंग भी होती हैं, कंग्रेचुलेटरी भी होती हैं, लविंग भी होती हैं। हर किस्म के ताल्लुकात हर वक्त आप मुख्तलिफ ममालिक के साथ कर रहे होते हैं। और ये आज इमरान खान साहब तो शायद 3 साल के लिए वज़ीर आज़म बने होंगे, उनसे बहुत पहले वज़ीर आज़म आए, उनसे बहुत बाद में भी इंशाल्लाह वज़ीर आज़म आते रहेंगे। व्हाट इज़ यूनिक अबाउट दिस होल केस इज कि इससे पहले कभी नहीं हुआ कि किसी ने इंटरनल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सियासत खेली हो। दैट्स द ओनली थिंग विच इज़ यूनिक इन दिस। मुझे ये भी बताएगा कि जो सियासत है, अब ज़रा आपने हमारे प्रोग्राम में बताया था कि जो असद मजीद खान साहब हैं उन्होंने भी डिमार्च का ही कहा था, जो पाकिस्तानी वहाँ पर सफ़ीर हैं। शामिद कुरैशी साहब ने भी इस बात को कंफर्म किया कि उन्होंने डिमार्च का कहा था। और अब जो डॉक्यूमेंट आया है जिसकी ऑथेंटिसिटी को आप कंफर्म नहीं कर रही हैं, उसमें भी आखिर में लिखा हुआ है कि डिमार्च की बात की गई थी। तो डिमार्च पाकिस्तान ने कर भी दिया, मगर एग्जैक्टली जब आप इस कम्युनिकेशन को देखती हैं, लैंग्वेज को देखती हैं, जो कि आपने असल में लैंग्वेज देखी है, डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? वार्निंग दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, कंसर्न का इजहार कर रहे हैं EU का भी, अमेरिका का भी, कि जी नाराज़ी पाई जाती है जिस तरीके से वज़ीर आज़म इमरान खान जा रहे हैं। एग्जैक्टली क्या कह रहे थे वो? देखिए शाहज़ेब, मैं बिल्कुल आई विल बी वेरी केयरफुल इन नॉट कमेंटिंग ऑन दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट, क्योंकि ये मैंने तो इसको ना ऑथेंटिकेट किया ना मैं इसके ऊपर कमेंट कर रही हूँ। जहाँ तक आपका जो मैंने पहले कहा था के बारे में कि डिमार्च की उन्होंने रेकमेंड किया था, मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश करी थी कि एक नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में एक डिप्लोमेट जो कि पाकिस्तान का सफीर कहीं बैठा हुआ है, वो कुछ सुनता है, वो रिपोर्ट कर देता है, फिर वो उसकी अपनी असेसमेंट दे देता है, और उसी तरह सिलसिला आपका हुकूमत चलाने का चलता रहता है। लेकिन उसमें इस तरह की बात, ये जो पिक्यूलियरिटी और एबनॉर्मैलिटी एसोसिएट की जा रही है, वो नहीं है, क्योंकि इस तरह की चीजें बहुत दफा होती रहती हैं। लेकिन मैं क्या कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ व्हाट इज यूनिक अबाउट दिस केस इज दैट कोई इसको पॉलिटिसाइज करके मंजर आम पे जलसे जुलूसों का हिस्सा बना के पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को चिराहे पे नहीं खड़ा करता या उसको बेइंतहा खतरात से मुंसलिक नहीं करता। बिकॉज टुमारो, मैं आपको ये बात बिल्कुल वसूख के साथ कहती हूँ कि आपके लीडरशिप के साथ, आपके डिप्लोमेट के साथ इंटरैक्ट करते हुए हर कोई शर्माएगा, हर कोई घबराएगा कि जी इनके सियासतदान तो जलसों में हमारी कही हुई बातों को ले जाके अपने वोट लेना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया साबिक वज़ीर ख़ारजा इनाया बानी खर साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हमारे साथ सीनियर साबिक तज़कियाकार हामिद मीर साहब भी मौजूद हैं। हामिद मीर साहब, बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने के लिए। हामिद मीर साहब, आज आपने भी इंटरव्यू किया और वज़ीर आज़म से इस सबसे अहम इशू पर मुतादिद सवालात भी किए। जो सेंस आ रहा था, ज़ाहिर वज़ीर आज़म ये बताने की जैसे कोशिश कर रहे थे कि ये जो लीक है ये खान साहब की तरफ से ही हुआ है और जो मुश्किलात हैं वो शायद खान साहब की बढ़ जाएँ। बतौर सीनियर सहाफ़ी इंटरव्यू के अंदर और इंटरव्यू के अलावा ऑन रिकॉर्ड और ऑफ रिकॉर्ड जो आपने सेंस लिया है, उसके मुताबिक इस खबर को देखते हुए आपको क्या लग रहा है, क्या होने जा रहा है आगे इमरान खान साहब के लिए, आसानियाँ या मुश्किलात इस खबर के बाद? शाहज़ेब भाई, ये तो मैंने पिछले साल ही बता दिया था कि जो फॉरेन ऑफिस की तरफ से जो डॉक्यूमेंट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को दिया गया था, वो डॉक्यूमेंट प्राइम मिनिस्टर ने गुम कर दिया था। मैंने भी आपको यही बताया था कि वो गुम हो गया है, लेकिन उस वक्त फॉरेन ऑफिस ने उसकी तरदीद की थी क्योंकि उस वक्त हुकूमत PTI की थी। लेकिन बाद में फिर खुद ही इमरान खान साहब जो है उन्होंने इतराफ़ कर लिया एक इंटरव्यू में कि जी वो साइफर गायब हो चुका है। तो उसकी वजह से उनके खिलाफ एक चार्जशीट जो है वो तो अंडर प्रेपरेशन थी कि जी ये कैसा प्राइम मिनिस्टर है कि इसको फॉरेन ऑफिस ने एक साइफर दिया और इसने गुम कर दिया। और फिर उसके बाद जो आजम खान साहब हैं
उन्होंने भी ये इतराफ़ कर लिया कि वो साइफर जो है वो इमरान खान से गुम हो गया था। और अब ये जो एक अमेरिकन वेबसाइट जो है उसमें ये जो मतन शाया हुआ है, तो ये मतन बहुत उस साइफर का जो मतन है उसके काफ़ी करीब है। तो जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने तो आज बाकायदा कोट कर दिया ना असद मजीद साहब को, कि असद मजीद साहब जो इस वक्त फॉरेन सेक्रेटरी हैं और पिछले साल वो अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर थे और इन्होंने ही वो साइफर जो है वो फॉरेन ऑफिस को भेजा था। तो असद मजीद साहब जो हैं उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में फौजी और सियासी क़यादत को ये बताया कि जी मैंने ये साइफर लिखा था, मैंने भेजा था, लेकिन मैंने कहीं भी इस साइफर में ये नहीं लिखा कि अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। मैंने ये ज़रूर उसमें कहा था कि इसका लबो लहजा बड़ा सख्त था, तो इन्होंने मुझे डिमार्श किया तो आपको इसे डिमार्श करना चाहिए। इतनी बात हुई है और ये रूटीन की बात थी। तो मुझे जो आज वज़ीर-ए-आज़म साहब की गुफ्तगू से भी जो पता चला है, और अभी थोड़ी देर पहले भी मैं एक जगह पे था और वहाँ पे भी ये मामला ज़ेर बहस आ रहा था, तो मुझे लग रहा है कि इमरान खान साहब के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो हैं वो आने वाले दिनों में बढ़ती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। और कुछ और भी केसेस हैं उनके खिलाफ, लेकिन ये जो साइफर का मामला है हो सकता है कि इसमें उन पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो नया कानून बना दिया गया है उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। मतलब अगर ये जो बयानियाँ भी बनाने की कोशिश करी, ज़ाहिर तहरीक इंसाफ ज़रा डिस्टेंस भी कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। स्टोरी भी कहती है मिलिट्री सोर्स है, फिर ये भी बताती है कि जी मिलिट्री सोर्स ये कह रही है कि उनका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर फिर ये भी कह रही है तहरीक इंसाफ की जी साजिश की बात दुरुस्त साबित हो गई है। आपको लग रहा है बयानियाँ सेल हो पाएगा इस स्टोरी के बाद? मेरा ख्याल है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये जिन्होंने ये खबर शाया की है तो वो तो जर्नलिस्ट हैं, उनका काम है खबर शाया करना, तो उन्होंने खबर शाया कर दी। तो लेकिन ये तो तहकीकात होनी चाहिए ना कि ये एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल, एक बहुत ही सीक्रेट डॉक्यूमेंट था। तो ये डॉक्यूमेंट जो है ये साबका प्राइम मिनिस्टर जो है उनसे गुम हो गया, पता नहीं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में गुम हुआ या बनीगाला से गुम हुआ। तो लेकिन ये पहुंचा कैसे? और ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। मैंने आज जो इस्लामाबाद में जो कुछ मैंने बातें सुनी हैं, तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है सोर्स तक पहुंचना कि ये कैसे जो है ये चीज़ लीक हुई है। क्योंकि आपको पता है कि पिछले साल जब अभी इमरान खान की हुकूमत थी, तो उसी वक्त इस साइफर का जो मतन था उसके बारे में हमें पता चल गया था, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में कुछ सहाफ़ियों को बुलाया, और वो 2-3 सहाफ़ी नहीं थे, वो 8-10 सहाफ़ी थे, और उनको दिखा दिया, वो डॉक्यूमेंट दिखा दिया, और उनमें हमारे बहुत से दोस्त शामिल थे, और उन्होंने हमें बताया कि ये जो डॉक्यूमेंट है उसमें ये लिखा हुआ था। अच्छा, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं था, वो डीकोडेड डॉक्यूमेंट था। इमरान खान साहब ने भी जो चीज़ गुम की है वो डीकोडेड डॉक्यूमेंट है, कोडेड डॉक्यूमेंट नहीं है। कोडेड डॉक्यूमेंट की तो अगर आपको मिल जाए या मुझे मिल जाए तो मुझे तो समझ ही नहीं आएगी, लेकिन उसको डीकोड करके फॉरेन ऑफिस ने भेजा था, वो चीज़ गुम हुई है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट गुम नहीं हुई है। और ये जो अमेरिकन वेबसाइट है इंटरसेप्ट, इसके पास जो चीज़ गई है ये वही डीकोडेड डॉक्यूमेंट है जो कि फॉरेन ऑफिस ने पिछले साल प्राइम मिनिस्टर हाउस को भेजी थी, और फिर ये वहां से गुम हो गई थी। तो इसकी अगर इन्वेस्टिगेशन हो, और मेरा ख्याल है कि आजम खान साहब जो हैं उन्होंने कुछ चीज़ें बता दी होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें उनसे पूछी भी जा सकती हैं, और भी कुछ लोग हैं उनसे भी पूछी जा सकती हैं। पता चल जाएगा कि ये इंटरसेप्ट के पास ये डॉक्यूमेंट कैसे पहुंची है। मतलब और ज़रा वज़ीर आज़म से जब आपकी बात हुई, आज भी फैसला नहीं कर पाए हैं। कभी हुआ नहीं कि इतना बड़ा सस्पेंस हो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, फिर मुलाकात भी हो गई। राजा रियाज साहब तो जैसे लीडर ऑफ द अपोजिशन है, सबको पता है, उसके बावजूद कोई बात नहीं आगे आ रही है, नाम नहीं सामने आ रहा है, सस्पेंस भी है, सीक्रेसी भी है, क्या हो रहा है? हाँ, ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है। अभी ना सस्पेंस है ना सीक्रेसी है। इस्लामाबाद में बहुत से लोगों को पता है कि जो 2-3 लोग हैं जो फ्रंट रनर्स हैं, उनका नाम तो मीडिया में अभी तक आया ही नहीं है। शायद एक आध नाम आया, बाकी नाम तो नहीं आ रहे। जो नाम आज राजा रियाज साहब ने वज़ीर आज़म साहब के साथ डिस्कस किए हैं, उनमें वो नाम शामिल नहीं है जो मीडिया में आ रहे हैं। तो इसमें शाहज़ेब भाई कुछ मामलात कुछ बड़े गंभीर हैं, इसलिए कि पिछले साल, और ये बात ऑफ द कैमरा मेरी शहबाज शरीफ साहब से मैंने ये बात की भी, लेकिन ऑफ द कैमरा की, और मैं आपके साथ भी ये बात शेयर कर सकता हूँ कि पिछले साल जब शहबाज शरीफ साहब मई के महीने में फैसला कर चुके थे कि उनको असम्बली तोड़ के इलेक्शन का ऐलान कर देना चाहिए, और जब ये बात और ये जो फैसला था ये तहरीक इंसाफ और जो शहबाज शरीफ साहब की एक टीम थी उसके दरमियान जो एक सीक्रेट
गुफ्तगू हो रही थी, ये फैसला उस गुफ्तगू में हुआ था। और उस वक्त जब हमने ये खबर ब्रेक की थी तो तरदीद कर दी थी उस वक्त की हुकूमत, जो कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। तो जब ये फैसला हो गया और शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत तोड़ने का फैसला कर लिया, इलेक्शन का फैसला कर लिया, तो इमरान खान को जब उनके साथियों ने जाके बताया कि जी उसको बना लिया हमने हुकूमत को, वो असम्बली तोड़ देंगे, तो फौरन ही इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। और उस लॉन्ग मार्च के नतीजे में शहबाज शरीफ साहब ने अपना फैसला तब्दील कर दिया। लेकिन ये जो 3-4 दिन थे, जब पता चल गया जनरल कमर जावेद बाजवा को, जो उस वक्त आर्मी चीफ थे, कि अब शहबाज शरीफ साहब ने नए इलेक्शन का फैसला कर लिया है, तो उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर कुछ लोगों के इंटरव्यू शुरू कर दिए, बाकायदा मुलाकातें शुरू की, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर, केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर, और इस तरह के कुछ लोगों के उन्होंने इंटरव्यू कर लिए। तो वो लोग जो हैं, जो पिछले साल जो बाजवा साहब को मिले थे और उनकी टीम को मिले थे, उनके नाम आजकल जेर गर्दिश हैं। उन लोगों के साथ मौजूदा मिलिट्री लीडरशिप ने कोई मुलाकात नहीं की, लेकिन वो लोग खुद ही इंटरेस्टेड हैं और अपना नाम चला रहे हैं। लेकिन आज जो नाम डिस्कस हुए हैं राजा रियाज साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान, उनमें वो नाम शामिल नहीं है। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं, जो नाम राजा रियाज साहब ने दिए हैं, वो नाम वो कुछ अपने इत्तेहादियों के साथ डिस्कस करेंगे, नवाज शरीफ साहब के साथ डिस्कस करेंगे। कल उनकी दोबारा मीटिंग है और लगता ये है कि इसमें बहुत से स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ सलाह मशवरा करने की जरूरत है। तो एक कंसेंसस डेवलप करना है, क्योंकि देखें ना, 13 जमातों की एक मुश्तरका हुकूमत थी, तो 13 में से 13 के 13 की जमातों के सरबराहों के साथ तो शहबाज शरीफ साहब शायद मशवरा ना करें, लेकिन कम से कम 5-6 जो मेन स्टेक होल्डर हैं उनके साथ तो करना है ना। तो आईनी तौर पे तो राजा रियाज ने और शहबाज शरीफ साहब ने फैसला करना है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की आगे कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, उनकी कुछ सियासी मजबूरियां हैं या जिम्मेदारियां हैं, उन्होंने और भी लोगों से मशवरा करना है। तो ये चीज़ जो है, ये हो सकता है कल फाइनल हो जाए या हो सकता है परसों भी चली जाए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने ये ऑप्शन भी खुली रखी हुई है कि फिर अगर उनमें और राजा रियाज में या उनमें और किसी और में मामला तय ना हो, तो फिर पार्लियामानी कमेटी के पास मामला जाएगा और हो सकता है कि अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन के पास ही चला जाए। बहुत शुक्रिया, हमने सबकी गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।